आज 25 नवंबर 22 को हम पांचगनी डिस्ट्रिक्ट सतारा महाराष्ट्र इंडिया में यहाँ बैठे हैं और यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। सर्वास नाम के अनदर एनजीओ है, वो जिनिया बेस्ड है एंड आवर एम इज टू प्रमोट पीस नेशनली इंटरनेशनली। तो ये कॉन्फ्रेंस के लिए 32 कंट्रीज से 139 कंट्रीज से अराउंड मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं एंड ये 24 से 28 तक ये कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है पंचगनी में। तो उसके लिए ये डेलीगेट सब आए हैं। तो यहाँ मैं वो कॉन्फ्रेंस के लिए मैं भी एज ए वॉलंटियर और व्हाट में भी कैपेसिटी आया हूँ। तो यहाँ मैंने यहाँ बहुत पर्सनैलिटी है, लेकिन एक पर्सनैलिटी को मैं कल थोड़ा डिस्कस किया, आज भी किया। तो मुझे लगा ये जो पर्सनैलिटी अभी आपको दिखेगी तो उसकी जो एक्सपीरियंस है दे शुड बी शेयर्ड बाय ए कॉमन मैन एंड व्हाट एवर मे बी एट ग्रास रूट लेवल। So it's a very inspirational experience she is having at such a short age. Her name is Baishakhi Shah. She is from Costa Rica. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बारे में थोड़ा सा आपने बताया बैकग्राउंड, तो जनता के लिए अच्छा हो जाएगा। ज़रूर। एक्चुअली मैं इंडिया में ही मेरी जन्म हुई थी कैलकाटा में। और क्लास 10 के बाद मुझे एक स्कॉलरशिप मिला तो मैं सिंगापुर चली गई। तो सिंगापुर में मैंने जूनियर कॉलेज और यूनिवर्सिटी किया। और जब मैं यूनिवर्सिटी कर रही थी तो मैं एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख रही थी, वहाँ पे जर्मन सीख रही थी। और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया यूनिवर्सिटी में। तो हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत देशों से स्टूडेंट्स आते थे एक्सचेंज प्रोग्राम करने। तो क्योंकि मैं जर्मन सीख रही थी, हम बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और वो बहुत ट्रैवलिंग के शौक़ रखते थे। तो वो क्या करते थे, कभी भी कोई छुट्टी मिलती थी तो वो बैकपैकर एक बैग डाल के कोई भी देश एक मैप लेके चले जाते थे। तो मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इंडिया में हम ऐसी चीज़ें नहीं करते, खासकर लड़कियों को तो करने ही नहीं देते। तो जब भी हमको कोई छुट्टियां मिलती थी, मैं भी उनके साथ एक बैग पैक लेके हम एक ग्रुप में हम अलग अलग जगह ट्रैवल करना शुरू कर देते थे ऐसे। तो यूनिवर्सिटी से ही मुझे ये ट्रैवलिंग का शौक़ रहा। और जैसे मेरा वहाँ पे कोर्स ख़त्म हुआ, मैंने एक फॉरेन इंटर्नशिप प्रोग्राम लिया एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है आईसेक। और उसके द्वारा मैं अलग अलग महादेशों में जाके मतलब काम करना शुरू किया। तो जैसे यूरोप गई, फिर अफ्रीका गई, फिर साउथ अमेरिका गई, फिर नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, हर देश में, हर महादेश में मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे रह के वहाँ काम भी करती थी। और वहाँ पे मैं जो और स्टूडेंट्स आते थे दूसरे देशों से, जब भी हमको छुट्टी मिलती थी हम एक साथ मिलके हम ट्रैवल करते थे, या तो उसी देश के अंदर या आसपास के देशों में। तो इसीलिए मैं सिर्फ ट्रैवल ही नहीं की, पर हर देश में मैं रही हूँ। और उनके देश का जो लोकल फैमिली है, जैसे अफ्रीका में अफ्रीकन फैमिली के साथ मैं रहती थी, उनके ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी, उनका खाना खाती थी, उनके कपड़े पहनती थी, उनके रिलीजियस फंक्शंस, वेडिंग्स, ट्रेडिशंस सब कुछ अटेंड करती थी। तो इस ज़रिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई कि दुनिया के लोग कैसे रहते हैं। और एक कल्चर जैसे इंडिया है, हमको कुछ सिखाया जाता है कि ये सच है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और दूसरे देशों में वो टोटली अलग। तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, जो हमारे कल्चर और रिलीजन और बिलीफ सिस्टम्स यहाँ से आते हैं, वो हर देश में अलग है। तो जब कोई इतना ट्रैवल कर ले, उनको वो सिर्फ ये सब कल्चरल कंडीशनिंग से ऊपर उनका माइंडसेट चला जाता है। तो फिर बहुत सारे
जो प्रेजुडिसेस होते हैं जिसके बारे में कल मैंने स्पीच दिया था, उससे वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिंदगी से चले जाते हैं, जैसे बीमारी कम होती है या फिर डेंजर मतलब इतना पास नहीं आती, मतलब हम बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैं वेनेजुएला में रही हूँ, नाइजीरिया में रही हूँ, वो दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्रीज है और मैं अकेले थी, तो मुझे सीखना पड़ा कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित रहूं। और क्योंकि मैं बहुत कम पैसों में, बहुत लो बजट में ट्रैवल कर रही थी, तो मैं बीमार भी नहीं पड़ सकती क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं था। तो इसीलिए मैं हमेशा हेल्दी खाना ही खाती थी, हेल्दी चीज़ें करती थी, जिसकी वजह से मुझे एक शारीरिक जानकारी हो गई कि मैं अपने आप को बीमार से दूर रख सकती हूँ। तो बहुत सारे सिर्फ ट्रैवलिंग से दूसरे कल्चर्स ही नहीं, बहुत सारे एक पर्सनल स्टोर ऑफ इंटेलिजेंस आ जाता है इतने सारे ट्रैवल करने से, वो उसकी मुझे अक्वायर हुआ है। और ये मैं मतलब मैं स्कूल के बाद शुरू किया था, तो अभी 20 साल के ऊपर मैं यही कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी दूसरा एक डाउट हम लोगों के, इंडियन लोगों के मन में आता है कि आपको 10th में स्कॉलरशिप मिल गई सिंगापुर जाने के लिए, तो अभी आप तो उस समय तो आप पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, तो पेरेंट्स ने आपको ये कैसे एडजस्ट किया पेरेंट्स ने? क्योंकि हर आज भी सभी पेरेंट्स को डर लगता है बेटी को बाहर भेजना या कैसे रहेगी, तो वो आप तो फ्रॉम पेरेंट्स एंगल को आपको कितना अपोजिशन हुआ या इनकरेजमेंट मिली, कैसा अच्छा। आपका? एक्चुअली जो डर है ना हमारे मन में, वो डर की वजह से हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये मैं कहूँगी, क्योंकि वो डर एकदम ही बेकार है। जैसे मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ और मैं इतना कह सकती हूँ, जो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, द वर्ल्ड इज़ अ फ्रेंडली प्लेस। यू नो, वी थिंक द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस प्लेस, बट जैसे ही हम सोचेंगे द वर्ल्ड इज़ अ डेंजरस प्लेस, हम डेंजर को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ क्रिएशन है। और जैसे ही मैं सोचूंगी वर्ल्ड इज़ अ सेफ प्लेस, वर्ल्ड इज़ अ फ्रेंडली प्लेस, मैं हमेशा फ्रेंडली लोगों से ही मिलूंगी जो मुझे हेल्प करेंगे, जो मुझे किसी भी चीज़ में। और ऐसा ही हुआ है मेरे साथ एक्सपीरियंसेस। इनफैक्ट अभी अभी मैं एक बुक निकाली हूँ जिसमें 21 मैजिकल स्टोरीज है मेरे ट्रैवल्स अलग अलग महादेशों में, कि वो कोई भी वो स्टोरीज पढ़ेंगे, उनका जीवन का दृष्टि ही बदल जाएगा। और रहा मेरी पेरेंट्स की बात, ये जो सिंगापुर एयरलाइंस का स्कॉलरशिप जो होता है, वो उनका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ सिंगापुर एयरलाइंस देते थे। 20 साल उन्होंने दिया, अब बंद कर दिया। तो सिंगापुर एयरलाइंस का ये स्कॉलरशिप बहुत ही प्रेस्टिजियस है। और पूरे इंडिया से, मतलब मान लो पूरे इंडिया से कितने लोग, कितने बच्चे क्लास 10 पास करते हैं और कितने बच्चे क्लास 12 पास करते हैं, तो ये लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करते हैं और सिर्फ 20 या 30 बच्चों को चुना जाता है इस स्कॉलरशिप के लिए। और वो फुल स्कॉलरशिप, मतलब एयरप्लेन से लेके रहना, खाना, ट्यूशन फीस भरना, प्लस हमको हर मंथ अलाउंस मिलता था $500 यूनिवर्सिटी में और जूनियर कॉलेज में $200। तो फिर हम वहाँ पे मतलब जैसे 5 स्टार होटल में रहते थे, उस टाइप का एक्सपीरियंस था। तो कोई भी पेरेंट इसके लिए अपोज नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना ही प्रेस्टिजियस ऑफर है और इतने बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं और सिर्फ इतनों को ही मिलता है। बट जो आप कह रहे हो, जैसे जब मैं अफ्रीका जा रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत अपोज किया, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत, तब मैं बहुत ही छोटी थी और मैं अकेली अफ्रीका जा रही थी और मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ। और पापा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में पापा काम करते थे, पापा ने मुझे थोड़ा सा मना किया था, पर मैंने बोला देखो अफ्रीका में इंसान रहते हैं, तो जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ जाने से क्या डर, वो भी तो इंसान ही है ना, मैं भी इंसान हूँ, मैं उनको जानना चाहती हूँ, वो मुझे जानेंगे। तो फिर पापा समझ गए और पापा ने परमिशन दे दिया, तो फिर मम्मी रोक नहीं सकती।
तो मैं चली गई और अफ्रीका में जाके मेरा बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस हुआ। मैं जितने भी पैसे ले गई थी सब चोरी हो गया। तो इतने इंटरेस्टिंग कहानी है, पर मैंने घर पे नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं पापा को बताती कि देखो पापा ऐसे ऐसे हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, वापस आने के लिए पैसे नहीं है, तो पापा वहां से पैसा भेज देते, या पापा मुझे कहते कि मैंने तुमको कहा था नहीं जाना। तो मुझे वो एक्सपीरियंस सक्सेसफुल बनाना था, और मैंने कैसे किया वो ही एक स्टोरी है। मतलब इतना मैजिकल स्टोरी है। वो तो ये सब आपने स्टोरीज मैंने अपने बुक में बुक्स में लिखा है, लिखे, अच्छा। और बुक का नाम है लाइफ इज एब्राकाडेब्रा, जिसका मतलब है जिंदगी जादू है। तो उसमें 21 जादूगर स्टोरी है। कौन से लैंग्वेज में? अभी इंग्लिश में ही आया है और लास्ट वीक ही निकला है इंडिया में। ओके, ओके, तो होपफुली बहुत लोग वो उस बुक को पढ़ेंगे, और अलग अलग भाषा में भी उसका ट्रांसलेशन सकता है। होगा। और पब्लिशर? पब्लिशर है हे हाउस। तो हे हाउस यूएस में भी है, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है। तो हे हाउस का जो इंडियन ब्रांच है, हाँ। उन्होंने इसको इंडिया में पब्लिश किया मुंबई है। में है? वो दिल्ली में है। दिल्ली में, ओके, ओके। तो ये तो आप मदर से ज़्यादा, फादर से आप ज़्यादा अटैच थी शायद, इस तरह की हाँ, क्योंकि इस फादर तरीके ये के। सब समझते थे। हाँ। फादर भी जब यंग थे तो फादर ने फ्रेंच सीखा था एकदम हाईएस्ट लेवल तक। फिर फ्रांस और स्वीडन में उनको कुछ स्कॉलरशिप्स मिले थे। तो फादर ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छा समझता वो था। यूनाइटेड नेशन में कहाँ? यूनिसेफ में काम करते थे। पेरिस में? नहीं, वो पेरिस अलग से गए थे, क्योंकि Okay. वो फ्रेंच सीखते थे। बट हाँ, यूनिसेफ में वो कलकत्ता में थे, पटना में थे, फिर चेन्नई में थे, Okay, फिर with- दिल्ली में। मतलब दिल्ली। अलग अलग जगह वो हमेशा उनको ट्रांसफर करते थे, और Okay. उनके साथ हम भी जाते थे। ओके, ओके। तो अभी आपने बताया कि आप इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इंजीनियर बैकग्राउंड है, आपने वहीं पे पढ़ाई की सिंगापुर सिंगापुर में, हाँ। तो जनरली क्या होता है 99% जनरली कि वो पढ़ाई होने के बाद अच्छी नौकरी ढूंढते हैं, और फिर अच्छा आपके इसमें आप हस्बैंड ढूंढेंगे। हम्म। तो आपने शायद नौकरी वहाँ ढूंढी है, मालूम नहीं है। नहीं, हाँ, हाँ, ऐसा ही हमारे जितने भी बैचमेट्स थे इंडिया से, जितने भी स्टूडेंट्स गए थे, सब यही कर रहे थे। हाँ, पर समहाउ मुझे ये रास्ता, ये ट्रेडिशनल रास्ता नहीं चाहिए था, और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। तो मैं पूरे दिन, मुझे याद है मैं अपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल में मैं बिस्तर पे लेटी रहती थी, और ऊपर सीलिंग को देखती रहती थी, और सोचती थी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। और जो हम पढ़ रहे थे, हमारा एक 6 साल का बॉन्ड था कि हमको 6 साल काम करना है वहाँ पर, और मुझे नहीं करना था। मुझे और सिंगापुर में रहना ही नहीं था। पर कैसे वहाँ से निकलूँ उसका कोई तरीका भी मेरे पास नहीं था। फिर ये सब मैजिकल चीजें होने लगा मेरी जिंदगी में। तो मैं अभी जो जादू के बारे में बोलती हूँ, उसको अंग्रेजी में मैं बोलती हूँ सिंक्रोनिसिटी। जब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा हो, और वो इच्छा इतना स्ट्रांग हो, तो सिंक्रोनिसिटी। सिटी, हाँ, हाँ। यस यस, गॉट इट। तो कोई भी तुम्हारा इच्छा अगर इतना स्ट्रांग हो, तो जो यूनिवर्स जो हम बोलते हैं ना, वो ऐसे अरेंज करते हैं तुम्हारे रास्ते में ऐसे ऐसे चीजें, जिसके द्वारा तुम्हारे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये इतने मैजिकल स्टोरीज है कि मतलब नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। जस्ट तुम्हारा इच्छा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी चीज नामुमकिन से मुमकिन हो जाएगा। तो यही मेरे साथ होने लगा, और मैं इतना मतलब जिंदगी से, मतलब मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सारे मेरे सपने साकार हो रहे थे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जर्मन सीख रही थी, तो मुझे जर्मनी जाना था, और हमारे क्लास में जितने भी और जर्मन स्टूडेंट्स थे सिंगापुर के, वो सब जर्मनी जाके 1-2 सेमेस्टर पढ़ के आ गए। पर क्योंकि मैं सिंगापुर में फॉरेनर थी, और जर्मनी जाने के लिए मुझे अपने पैसे से जाना था, और वो स्कॉलरशिप मनी सफिशिएंट नहीं था कि मैं 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर जर्मनी में पढ़ के आ जाऊँ। तो मेरा जर्मनी जाने का इच्छा इतना स्ट्रांग था, और मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैं क्या करती थी, अपने बुक्स लेके एयरपोर्ट चली जाती थी, और एयरपोर्ट में जाके जितने भी प्लेन्स वहाँ पे जाते थे, एग्जाम के टाइम मैं एयरपोर्ट में बैठ के पढ़ती थी। और सारे प्लेन्स जो यूरोप जाते थे, मैं इनको बोलती थी कि
अभी तुम जाके बोलो जर्मनी को कि मैं अभी आ रही हूँ। और जितने भी मेरे जर्मन फ्रेंड्स वो जब वापस जा रहे थे जर्मनी, एक एक को मैं एयरपोर्ट जाके मैंने उनको फेयरवेल किया और सबको बोला कि अभी मैं आती हूँ, तुम लोग मेरे लिए वेट करना। और क्या हुआ, कुछ महीनों बाद मैं क्या बोलते हैं हिंदी में, इतना अच्छा हिंदी नहीं है मेरा, इंग्लिश भी बोलते आई वन एन ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप टू स्विट्जरलैंड। और वहाँ से वो 1 मंथ का ट्रिप था। तो मैंने एक ऐसे लिखा था और वो शॉर्टलिस्ट हो गया। और स्विट्जरलैंड का एक यूनिवर्सिटी ने मुझे उस ऐसे के लिए सिलेक्ट किया। और वो एक सिंपोजियम था संगालेन यूनिवर्सिटी में। और मेरा पूरा यूरोप ट्रिप फ्री हो गया और मैं पहली बार एशिया छोड़ के गई यूरोप। और इतना बड़ा सपना ऐसे ही साकार हो गया क्योंकि मेरे अंदर ये इच्छा इतनी स्ट्रांग थी। और फिर यूरोप के बाद फिर जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो और करना है, इतने में नहीं चलेगा। फिर मैंने एक और स्टूडेंट एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। और वहाँ से फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं अफ्रीका गई, फिर साउथ अमेरिका गई, फिर सेंट्रल अमेरिका गई। और हर देश में मैं 2 साल, 3 साल, 1 साल ऐसे रह के वहाँ पे काम किया। तो जितना भी पैसा मिलता था उस पैसे से हम ट्रैवल करते थे ग्रुप में। और भी स्टूडेंट्स और देशों से आते थे और हम सब एक साथ ट्रैवल करते थे। फिर ऐसे ही मैं कोस्टा रिका पहुँच गई। तो लेकिन ये 1-2 साल के लिए नौकरी, इज इट पॉसिबल? बिकॉज आपका तो नेशनलिटी इंडियन थी। हाँ तो हाँ, ये क्या करते हैं ना, बैकग्राउंड में आप हाँ, नौकरी वो किया? फॉरेन इंटर्नशिप्स करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़े बड़े कंपनीज के साथ अफिलिएट करते हैं और उनको बोलते हैं हम एक दूसरे देश से एक इंटर्न लाएंगे, तुम्हारे यहाँ 6 मंथ या 1 ईयर काम करेगी और फिर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का और कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। और इनको ये हमारे लिए सारा वीसा प्रोसेस और सब कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन ही हमारे लिए करते थे। पर वहाँ जाके मैंने कंप्यूटर पे जॉब नहीं किया, मैं अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें कर रही थी। जो कुछ मिला आपको चॉइस नहीं होगा ना? नहीं, चॉइस है, पर मुझे कंप्यूटर में काम करना ही नहीं था। तो अफ्रीका में जैसे मैं वहाँ मार्केटिंग और पीआर कर रही थी। एक अफ्रीकन टीवी शो है वहाँ पे, गोगे अफ्रीका करके, तो उनके लिए मैं कर रही थी पीआर और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही थी, स्पॉन्सरशिप्स ला रही थी। फिर वेनेजुएला में मैं वहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही थी। वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूट एक है, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। फिर उसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन में मैंने पढ़ाना शुरू किया, लोकल एक इंस्टीट्यूशन था। फिर वहाँ से मैं कोस्टा रिका गई। कोस्टा रिका में मैं डॉयचे पोस्ट जो है DHL, वहाँ जितने भी मैनेजर्स थे, सुपरवाइजर्स थे, उनको कॉर्पोरेट इंग्लिश सिखाना होता था। तो उनको कॉर्पोरेट इंग्लिश सिखाती थी और बहुत मीडियम के जरिए, जैसे मूवी दिखा के, सॉन्ग्स सुना के, ग्रामर कोर्सेज, सब कुछ उसमें था। मतलब बहुत इंटीग्रेटेड वो कोर्स था। फिर वहाँ पे एक और लोकल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे भी मैं इंग्लिश सिखाने लगी। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ है कोस्टा रिका के, लोकल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे मैं जाके इवेंट्स करती थी। और जब मैंने अपना पहला बुक पब्लिश किया कोस्टा रिका में, तो एकदम से इंग्लिश टीचर से जहाँ जहाँ मैं पढ़ाती थी वो लोग अब मुझे देखने लगे कि शी इज़ एन ऑथर। तो मुझे बुलाते थे कि हमारा इंटरनेशनल डे हो रहा है, तुम आओ और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो कि वो भी बाहर जाए, वो भी पढ़ाई दुनिया देखे। तो फिर मुझे बुलाते थे स्पीकिंग के लिए। फिर ऐसे इवेंट्स करते 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 फिर अब वर्ल्ड से कोई भी देश बुलाते हैं। मैंने बहुत सारे टेडेक्स टॉक्स किए हैं, इंडिया में, अमेरिका में, US में, कोस्टा रिका में। ये फर्स्ट बुक आपने बोला वो कौन से सब्जेक्ट था? जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो ये जो सिंक्रोनिसिटी मैंने बताया, ये इसका बहुत इंटेंस सिंक्रोनिक एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहा था। अच्छा, तो उसको मैं लिख रही थी और 3 साल से मैं उसको लिख रही थी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था। पर उस टाइम
इंग्लिश में। Okay. फिर मुझे पता नहीं था कि वो कभी एक बुक बनेगी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने मुझे बोला कि तुम इसको पब्लिश क्यों नहीं करते। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि नहीं, इसको कैसे पब्लिश करूंगी, लोग सोचेंगे मैं पागल हूँ। पर बार बार वो चीज़ मेरे माइंड में घूम रहा था कि इसको पब्लिश करना चाहिए, इसको दुनिया को जानना चाहिए सिंक्रोनिसिटी क्या है। फिर एक दिन मैंने जैसे भगवान से मैंने पूछा, वही सिंक्रोनिसिटी, मैंने पूछा कि अगर मुझे ये बुक पब्लिश करना है तो तुम मुझे एक साइन भेजो, एक सिग्नल भेजो, वो इतना श्योर सिग्नल होगा कि मैं उसको मिस नहीं कर सकती। तो फिर उसी दिन जब मैं गई वो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने, तो एक मेरी स्टूडेंट थी, मैं मोडल वर्ब्स पढ़ा रही थी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। तो जैसे मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये मोडल वर्ब्स होते हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, टीचर कैन आई गिव एन एग्जाम्पल कि मैं समझी हूँ या नहीं। मैंने बोला हाँ, एग्जाम्पल बोलो। तो उसने बोला, द टीचर मस्ट हैव रिटन अ बुक। तो एकदम से मतलब उसी मतलब 1 घंटा पहले ही मैंने भगवान को बोला कि तुम मुझे एक ऐसे सिग्नल दो जो मैं मिस नहीं कर सकती। और उसने ये बोला, मतलब वो कोई भी एग्जाम्पल बोल सकती थी, पर उसने ये क्यों बोला कि टीचर ने एक किताब लिखा। तो मुझे एकदम से आश्चर्य हो गया। बट फिर भी हमारा जो माइंड है ना, हम हर चीज को डाउट करते हैं। तो मैंने उसको डाउट किया कि ये ऐसे कोइंसिडेंस था, जो हम इत्तेफाक बोलते हैं ना, इत्तेफाक था। फिर 2 दिन बाद जब मैं वो सेम क्लास पढ़ा रही थी, तो वो सेम स्टूडेंट, अब मैं कुछ और पढ़ा रही थी, अब मैं पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रही थी। और वो सेम स्टूडेंट सेम क्लास में फिर से मुझे बोला, टीचर कैन आई गिव एन एग्जाम्पल। और मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला, द टीचर रोट अ बुक। और फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया, द टीचर हैज रिटन अ बुक। और मुझे नहीं पता क्यों वो बार बार ऐसे बोल रही थी कि टीचर ने किताब लिखा। वो बोल सकती थी पैमेला ने किताब लिखा या जॉन ने किताब लिखा। एक तो टीचर बोला और दूसरा बोला ऐसा एक किताब जो ऑलरेडी लिख चुकी है, ऐसा नहीं कि वो लिखेगी, है ना। तो तब मुझे पता चला कि एक बार मैंने इत्तेफाक बोल दिया, 2 बार मैंने इत्तेफाक बोल दिया, बट 3 बार मैं उसको इत्तेफाक नहीं बोल सकती। ये मतलब डायरेक्ट मैसेज मैंने मांगा था, भगवान ने मुझे दिया और मैंने किताब पब्लिश किया। बट पब्लिश करने के बाद मुझे पता चला कि ये किताब मैंने अपने लिए पब्लिश किया, दुनिया के लिए नहीं, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और एक टीचर, इंग्लिश टीचर से मैं बन गई एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग स्पीकर, राइटर, परफॉर्मर। मतलब मैं इवेंट्स करने लगी और मुझे अपने जिंदगी की दिशा, जिंदगी की पर्पस मिल गई। लेकिन आपने वो जो किताब लिखा उसमें से क्या वो एक्सपीरियंस ही है या फिलोसॉफी है या सब कुछ? फिलोसॉफी नहीं है, वो मैजिक है। मतलब ये चीज कि तुम अगर अपने जो, मैं जो बोलती हूँ, हम जो ये यहाँ पे है, मान लो कठपुतलियां हैं और हमारे ऊपर कोई है जो मैं अब बोलती हूँ हायर सेल्फ, तो हम है लिटिल सेल्फ और वो जो है हमारा हायर सेल्फ है, नॉट नेसेसरीली गॉड। जो हमारा हायर सेल्फ है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो वो हमको साइंस भेजते हैं, इंट्यूशन भेजते हैं, क्योंकि हम सब इस दुनिया में आते हैं कुछ करने और सबकी रास्ता अलग अलग है। पर हम यहाँ पे आके हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो हमको कौन याद दिलाएगा, हम कैसे पता चलेगा। तो जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो मान लो उसने एक साइन भेजा, अब मुझे बोला कि तुम ये किताब पब्लिश करो। मैंने सुना, मैंने पब्लिश किया, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मैं नहीं सुनती, मैं उसको इग्नोर कर देती और मैं पब्लिश नहीं करती, तो मैं वहीं पे पड़ी रहती, टीचर इतना इनकम में वही करती रहती पूरी जिंदगी, और मेरे अंदर से मेरी जो पैशन है, मेरी आत्मा जो है वो मर जाती। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होते हैं, वो अपनी अंदर की बात नहीं सुनते और वो वही करते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी, और वो करते 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 एक दिन उनके अंदर की सब इच्छा, सपने जो जो है सब मर जाते हैं, क्योंकि वो अपना पैशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मेरा जो बुक है, मैं यही बोलती हूँ कि तुम अपने अंदर की आवाज सुनो, और सिर्फ वो आवाज तुमसे बात नहीं करती, तुम भी उसके साथ बात कर सकते हो और तुम एक कन्वर्सेशन कर सकते हो जहाँ पे तुम कुछ प्रश्न पूछोगे तो वो आंसर भी करेगा डायरेक्टली। और ये कैसे होता है, ये मेरे बुक में लिखा है। अच्छा अच्छा, वो हम यहाँ इनिशिएटिव ऑफ चेंजेस में लिसन टू योर इनर वॉइस
यही सिखाते हैं। आपने शायद मालूम, वो गांधी हाँ, मिस्टर राजमोहन राजभवन गांधी। या वहाँ एक, हम सुबह हम एक आधा घंटा बैठते हैं, क्योंकि हम हमारा अंदर की आवाज़ है ना, वो बहुत कम बार सुनते ही नहीं। आपने सुनी इसलिए आप बहुत आगे गई। और क्यों नहीं सुनते, हम्म। वही चीज मैं बता रही। कल मैं अपने प्रेजेंटेशन में यही बोला, हम नहीं सुनते क्योंकि जिस कल्चर में हमारी जन्म होती है, वो कल्चर का जो प्रोग्रामिंग होता है, जो कंडीशनिंग होता है, वो हमारा वो डिसाइड, वो हमको बताते हैं तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। Yes. और हमको लगता है वो करेक्ट है, और हम उनकी बात सुन के अपनी आत्मा की बात नहीं सुनते। तो सब इंसान अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, किसी की भी फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होता, तो सबकी जिंदगी की दिशा अलग है। तो उसको अपने हमारे अंदर ना, हमारी जब जन्म होती है, हमारे अंदर एक इंटरनल कंपस होते हैं जो हमको गाइड करता है। और हमारे सोसाइटी में क्या होता है, जैसे ही हमारी बर्थ होती है ये फिजिकल वर्ल्ड में, तो हम वो सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो हमको शिक्षा देते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, रट के पढ़ के एग्जाम लिखना होता है, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट हो तो हम अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है स्कूल्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को एक क्लास रहना चाहिए, हाउ टू लिसन टू योर इंट्यूशन। और मैं भी नहीं सुन रही थी, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बीमारियां भी होती है, क्योंकि तुम अपने आत्मा की बात नहीं सुन रहे हो, तो तुम्हारा शरीर अगर खुश नहीं है तो तुमको बीमार होगी। तो मैं कैसे, मेरे इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग हुए क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं अकेले थी, और मुझे कोई वहां पे कुछ बोलने वाले नहीं थे कि तुम यहाँ जाओ, ये करो, वो करो। और मुझे सेफ रहना था। एक यंग लड़की जो है, बाहर गई है, डेंजरस जगह पे है, अकेले कोई ऐसा नहीं था, ना मेरे मम्मी थे ना पापा थे जो 24 घंटे मेरा ख्याल रख सके। तो मैं अकेले काम पे जाती थी, काम से आती थी, और वो रास्ता जिससे मैं पैदल चलती थी कितना डेंजरस था, कितने लोगों को वहाँ पे छिनताई हुआ, चोरी हुआ, और मेरे साथ सिर्फ मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुआ। तो मैं लोगों को यही बताती हूँ, तुम डर जाओगे तो तुम मर जाओगे। तुम जैसे ही सोचोगे कि मुझे कोई डकैत मिल जाएगा तो जरूर तुमको डकैत मिलेगा, और तुम जैसे ही सोचोगे कि मुझे कोई एंजल मिलेगा तो तुमको सिर्फ एंजल ही मिलेगा। तो आपको वैसे सब एक्सपीरियंस आ गए हैं, सब कुछ। लेकिन आप तो बोल रहे थे एंजल भी मिल गए और डकैत भी मिला। हाँ। और डकैत से कैसे लड़ा, हाँ। वो भी स्टोरी है, तो वो उसमें वो भी मेरे बुक में है। मतलब अच्छा। इतना तुम मान नहीं सकते, इतना बड़ा डकैती किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ। बट उससे भी मैं कैसे बची, और कैसे भगवान या मेरा हायर सेल्फ जो भी है उसने मुझे बचाया, वो एक स्टोरी है। मतलब उस ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कि उससे बचना नामुमकिन था। और एक नहीं, बहुत सारे, पर सिर्फ डकैत नहीं, मैं पानी में डूब गई, फिर मेरे साथ रॉबिंग एट गन पॉइंट, घर में रॉबर्स आ गए, फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए। पर कैसे मैं वहां से निकली, मतलब मैं लोगों को बोलती हूँ, अगर आज मैं जिंदा हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरे किताब में मरना नहीं लिखा था। तो इंसान तभी मरते हैं जब उनको मरना होता है। भगवान तो को मानती है? देखो, भगवान को मैं मानती हूँ, पर कोई ऐसे रिलीजियस कोई एक भगवान ऐसा नहीं है जिसको मैं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि हमारे अंदर एक डिवाइन शक्ति है, और उस डिवाइन शक्ति के साथ कोई भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं जैसे ना कभी बैठ के मेडिटेशन नहीं करती हूँ, पर जब मैं रास्ते में चलती हूँ, जब मैं कोई काम करती हूँ, जब मैं बैठ के सोचती हूँ, जो साइलेंस होते हैं, साइलेंस के साथ कनेक्ट करती हूँ, तब वो आवाज आती है। अच्छा, इस तरह के भगवान आप मानती है? अच्छा। मतलब तो कोई एक एनर्जी है, वो कॉन्शियस डिवाइन एनर्जी जो हम सबको क्रिएट किया है, वो हम सबके अंदर है। वो एक कॉन्शियसनेस है जो पूरा यूनिवर्स चला रहे हैं, और उसके पार्ट है हम, उससे अलग नहीं है। वो कॉन्शियसनेस हम सबके अंदर है, और जब हम उससे कनेक्ट करेंगे तो हमको डर नहीं लगेगा। और डर तब लगता है जब हम उस एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है। और तभी ये सब बीमारियां होती है, डेंजर, ये सब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे साथ बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं, सबके साथ होते हैं। जो घर में बैठ के एकदम सिक्योर होते हैं उनके साथ भी बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो फिर अपने दिल की बात सुनो तो एटलीस्ट मजा आएगा जिंदगी जीने में, है ना?
तो ये इस पूरे सफर में आपको पेरेंट्स ने क्या क्या आपकी, उनको तो शायद ये जो कुछ आप कर रही है वो उनको इतना अच्छा नहीं लगा होगा, तो नहीं, उनका वो शादी करा देना चाहते थे, बहुत कोई कोशिश किया। इंडियन। जो हमारे इंडियन माइंडसेट है ना, बहुत वो सब हुआ। आई मीन वो सब अब कितना बोलूं मैं सब ठीक कुछ है। कोशिश किया उन अच्छा। लोगों ने। फिर जो ट्रेडिशनल पाथ था, मेरी सिस्टर ने भी लिया, मेरे ब्रदर ने भी लिया, पर मेरे इतने डाइवर्स जो एक्सपीरियंसेस था उसकी वजह से मैं इसको ले नहीं पाई। ओके। और मुझे उसमें कोई खेद नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी मैं जी रही हूँ ना, मैं बहुत ही एक्साइटिंग लाइफ है। तो ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट उस तरीके से नहीं जैसे वो चाहते हैं। वो अरेंज मैरिज कर देंगे तुमको, हमारे कास्ट से, हमारे जैसे पापा बोलते तुमको बंगाली से ही शादी करना है। बट वो चीज़ ना अब इतना फॉरेन लगता है मुझे, क्योंकि इतने जगह देख के, इतने लोगों से मिल के, मतलब कोई तुम्हारे लेवल का हो जो तुमको समझ सके, उस जब वहां आएगा तो वो एक अलग एक्सपीरियंस सोच होगा। सकते बट हैं। ऐसे नहीं कि मैं उसको मैं ये चीज समझाती हूँ, जैसे अगर मैं इंडिया कभी छोड़ के नहीं गई, कलकत्ता में ही रही, तो उस टाइप ऑफ मैरिज बहुत अच्छा होगा और टिकेगा। और उसमें क्या क्यों टिकेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो फुलफिलमेंट है, वो मुझे पता है वो तुमको भी क्या चाहिए, तुमको पता है मुझे क्या चाहिए। तो वो रिलेशनशिप बहुत आसान है अभी तो उसको करना। बहुत ग्लोबल हो गया है। हाँ, वो आपको शादी करने के लिए नॉर्मल लड़का डरेगा आपसे शादी नॉर्मल। करने। वो बात अभी इंडिया में ही कितने लोग हैं वो ऐसे शादी में नहीं खुश है। तो अब मेरी मेरी सिचुएशन ले लो, जो इतना घूम चुकी है और इतना मतलब जो भी मैंने सीखा है अपने ट्रैवल से, ये से, तो मुझे एक ऐसे ही पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ मतलब उस लेवल पे आ सकता है कि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगे। पर मैं यहाँ अगर किसी से शादी कर लूँ जिसने मेरे जैसे, उसको थोड़ा सा भी अगर एक्सपोजर नहीं मिला हो, तो हम रोज रोज लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और फिर वो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का क्या नहीं फायदा। बिल्कुल। आप कोस्टा रिका में कब से रहे? मैं 2011 साल में गई थी हाँ। कोस्टा रिका, वेनेजुएला के बाद। वो वेनेजुएला से डायरेक्टली मैं चली गई थी, पर मैं बीच बीच में वो देश छोड़ के यहाँ वहाँ चली गई। तो टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो 7-8 साल हुआ है। तो अभी आप कोस्टा रिका में आपने कुछ हुआ, यानी इंडिया से आपने उनका सिटीजनशिप या ऐसा कुछ? सिटीजनशिप नहीं लिया है अभी तक, मेरा इंडियन सिटीजनशिप ही है। पर कोस्टा रिका में मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ। ओके ओके। हाँ, तो आपको कोस्टा रिका क्यों अच्छा लगा? वो एक्चुअली मेरा जो एक्सचेंज पॉइंट, लास्ट एक्सचेंज पॉइंट था, वो कोस्टा रिका था। हाँ। वहाँ पे मैं अपनी पहली बुक पब्लिश की, तो वहाँ मुझे रेजिडेंसी मिल गया। और कोस्टा रिका बहुत सुंदर जगह है। मतलब अच्छा। जो अमेरिका, मतलब यूएस, कनाडा से जब लोग रिटायर हो जाते हैं, वो सब कोस्टा रिका में आके रहना चाहते हैं। इसीलिए कोस्टा रिकन वीसा मिलना अमेरिकन वीसा मिलने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और मुझे मिला, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम की बहुत साल रही हूँ। और उस देश की वेदर इतनी अच्छी है, ना गर्मी ना ठंडी। लाइक किसी भी घर में फैंस नहीं होते, वो बनाते ही नहीं फैंस, फैन का प्रोविजन ही नहीं होता, क्योंकि समर में हीट नहीं होती, विंटर में कोल्ड नहीं होती। मतलब इतना अच्छा टेम्परेचर है, बीचेस है, माउंटेन्स है, इतना ग्रीनरी है, बटरफ्लाईज इतने सारे मतलब स्पीशीज है। एक मैजिकल देश लगता है। और लोग भी वहाँ बहुत पॉजिटिव है, हंसी खुशी है, कोई किसी को जज नहीं करता, सब सबके दोस्त बन जाते हैं। अभी मेरे साथ जो आई है ना, राफाएला मोरा, वो 88 इयर्स की है। वो भी मैं पूछने वाला। हाँ, तो वो इतनी खुशी है, हंसी खुशी। तो वहाँ देश का जो ओवरऑल जो एनर्जी है, बहुत मतलब अपलिफ्टिंग एनर्जी है। और एक चीज बताती हूँ, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 5 जगह है जिसको ब्लू जोन बोलते हैं, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा साल तक जीते हैं। मतलब सेंटेनेरियंस जो बोलते हैं, जो 100 साल से ऊपर जीते हैं। और उनमें से एक जगह है कोस्टा रिका, और उस जगह का नाम है निकोया। तो निकोया में लोग मतलब सेंटेनेरियंस सारे होते हैं। तो अगर ब्लू जोन है तो सिर्फ
फिजिकल अच्छा खाना और एक्सरसाइज करने से इंसान 100 साल नहीं जी सकते। उसका एक मेंटल प्रोग्रामिंग और मेंटल जो पॉजिटिविटी है ना, वो होना चाहिए। तो उस देश में जो भी आते हैं वो उसको प्रेम हो जाता है देश से। मेरे पापा भी गए थे, तो पापा को इतना अच्छा लग गया, पापा बोल रहे थे हम यहीं पे आके रहेंगे। तो अभी देखो, आप वैसे 10वीं के बाद इंडिया में कितने साल रही आप? तो 17 साल तक इंडिया में थी, मतलब 16 साल तक, फिर 17 में मैं चली गई। उसके बाद पूरा आपका जो हाँ, सफर उसके है, तो बाद मैं वापस ही नहीं आई। आप आई नहीं? अच्छा। एक्चुअली बीच बीच में मैं आती थी पेरेंट्स हाँ, को वही, मिलने, वो तो वो ठीक तो है। बस 1 महीने के लिए ऐसे, हाँ, वो बट तो ठीक है। इंडिया रहने के लिए नहीं आई। नहीं आई, अच्छा अच्छा। तो अभी देखो, आपको इतना कुछ एक्सपीरियंस है, आपने ये 1-2 किताबें भी लिखी है, तो वैसे ये आपका इंटरव्यू है, तो वैसे वो मेनी आवर्स तक चलता रहेगा। तो ये तो हमने अभी पहला पार्ट समझ लो ले लिया है, दूसरा भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इन शॉर्ट अभी यहाँ थोड़ा अभी एंड करेंगे ये पार्ट हाँ फर्स्ट, हाँ, sure। कि आप देखो कि आपने जो रास्ता चुना है, तो वो अभी आज के ज़माने के नए यंग गर्ल्स या वो भी चुनने में शायद डेयरिंग नहीं करेंगे, Correct। या करेंगे तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अपनी दिल की बात सुनो अच्छा। और ट्रैवल करो, क्योंकि दिल- ट्रैवलिंग इतना तुम्हारा मन खोल देता है। कैसे भी हो ट्रैवल करो, और अपने कल्चर से बाहर कल्चर जा सकते हो, तो तुमको बहुत सारे ऐसे ही ज्ञान आ जाएगी जो तुमको टेक्स्ट बुक से, यूनिवर्सिटी के किसी भी टीचर से नहीं आएगी। हम्म। तो मैं यही बोलूंगी, और शेरवास तो यही है ट्रैवलिंग, और इसी से पीस, शांति क्रिएट होती है। क्योंकि तुम जब देखो, वॉर क्यों होती है? वॉर इसीलिए होती है क्योंकि हम तुमको नहीं समझते, तुम हमको नहीं समझते। पर हम जब तुम्हारे देश में जाएंगे, और वहाँ पे मैं अपने देश की, अपने कल्चर को नहीं ला सकती, मुझे तुम्हारा समझना है, तुम मुझे होस्ट कर रहे हो, तुम मेरा समझोगे, तो हम एक दूसरे को जब समझेंगे तो हम लड़ेंगे नहीं। नहीं, वो ट्रैवल का सिर्फ ट्रैवल ठीक है, लेकिन आपने ट्रैवल से भी इतना ऊपर ऊंची गाठी है एवरेस्ट जैसी, कि ये आपका ट्रैवल ऑफ लाइफ होगा ना आपका। हाँ, एक्चुअली तो वैसे उसका ये भी नए रीजन था नए कि मुझे वापस इंडिया नहीं आना था, क्योंकि मुझे पता था मैं इंडिया आऊंगी तो पेरेंट्स मुझे फोर्सफुली शादी करा देगा। तो इसीलिए मैं बाहर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा अच्छा अब ये खत्म हो गया, अब कहीं और जाते हैं, अब कहीं और जाते हैं, बस इंडिया नहीं जाना, क्योंकि अगर जाऊंगी तो मेरी शादी करा नहीं, वो तो आपने इतने डिफिकल्ट सिचुएशन फेस की है, तो शादी करना ये तो आपके लिए शायद बहुत मामूली लगेगा। मामूली है, क्योंकि इतने सारे प्रपोजल्स आते हैं, मतलब, और सिर्फ इंडिया से नहीं, मतलब हर जगह से आते हैं। मतलब मेरे यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो मुझे हर रोज कितने सारे प्रपोजल्स आते हैं, बट मुझे पता है कि उनके साथ मैं उस तरीके से खुश नहीं रहूंगी। मुझे जो जीवन साथी चाहिए वो मेरे लेवल की होगी, तभी हम एक दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। करेक्ट। तो वो तो मैसेज आपने दिया है, लेकिन न्यू जनरेशन, इवन फॉर यंग बॉयज, मेरा लड़का भी 26-27 साल का है, कंप्यूटर इंजीनियर है, उस तो वो भी शायद ये ऐसा पाथ चुनेगा कि नहीं, ये डिफिकल्ट है। आपने चुन लिया, आपने अब तक बहुत सक्सेस भी पा लिया है। तो अभी इस तरीके से इंटरव्यू से कोई नया, क्योंकि हम लोग या सब समझते हैं कि आदमी का टू बिकम ए ह्यूमन इन दिस लाइफ, यू गॉड हैज गिवन यू द बेस्ट रिवॉर्ड। क्योंकि नहीं तो अबे हम लोग मानते, समझो मैं लायन भी हो सकता था, कॉकरोच भी हो सकता था, हाँ, तो आदमी की जिंदगी दी है हमको, तो पूरे जी भर के जीनी चाहिए। Correct। तो आपने जी भर के दी है। ऐसे मुझे और भी कुछ एग्जांपल्स मुझे मालूम है, 87 कंट्रीज, 7.5 years ऑन बाइसिकल, तो ऐसे भी लोग मिले हैं, और भी बहुत कुछ मिले हैं। उसमें से आपके मेरे लिस्ट में और आप एक ऐड हो गई। और वो जो मैसेज जो है वो शायद डाइजेस्ट होगा या नहीं मालूम नहीं यंग जनरेशन को। वो मेरे सामने भी अभी एक यंग गर्ल ही है, मैं बाद में उसको पूछूंगा कि आप इनका बात फॉलो करेंगे कि नहीं।
या बैसाखी एक्चुअली का सबका बात ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे हर देश नहीं में हो ही जाके नहीं हो रहे। ही नहीं सकता नहीं, बराबर है, बट लेकिन कोशिश तो कर हाँ सकते हैं। देखो, हैप्पीनेस करेक्ट कि आपको हैप्पीनेस, मैंने भी नर्मदा परिक्रमा की है, तो हैप्पीनेस जो है ना, तो जहाँ आप हैप्पी किधर भी मिलेगा, यानी एक बेगर भी शायद आप हमसे ज़्यादा हैप्पी हो सकता है। करेक्ट, हाँ, और बहुत बहुत बड़ा रीच है, वो भी शायद हैप्पी है खुश कि नहीं नहीं मालूम है। नहीं है। हाँ, तो जहाँ किसी को जो हैप्पीनेस मिलेगा, तो नर्मदा के किनारे में बहुत से इतने फॉरेन लोग फाइनली हैप्पीनेस मिला, सेटल हो गए। तो मैं ये भी आपको थोड़ा, मेरी थोड़ी उम्र ज़्यादा है आपसे, मैं बोल सकता हूँ कि आपके बकेट लिस्ट में एनसर्कल में नर्मदा नदी की परिक्रमा भी आपको और अलग तरीके का एक्सपीरियंस दे सकती है। तो ये पार्ट फर्स्ट मैं अभी पूरा करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपसे और कुछ ज़्यादा बातें बाद में Sure. कर सकूँगा। फिर पार्ट 2 में पार्ट हम 2 वो पार्ट करेंगे। 3, ठीक लेकिन मैं इंडिया के बाहर आना, आप तो भाग जाएगी हाँ, तो शायद कोशिश करूँगा मिलने की। हो सकता है अभी 1-2 दिन में हाँ, कुछ और कर इसमें सकते हैं। कर और सकते मेरे हैं। पार्टनर जो आए हैं कोस्टा से, उनसे भी उसके मुझे साथ हाँ, हम बात हाँ, करेंगे। तो वो भी मैं मानता हूँ इसी 88 की उम्र में आपके साथ भी कैसे भी हो ट्रैवल करना, वो भी उनका और वैसे में अकेली आई है हाँ, कोस्टा से 2 दिन की सफर में, और बिना लैंग्वेज जान बिना के, language। तो सोचो तो वैसे मतलब मुझे तो उनके बारे में मालूम हुआ था, तो वो समझो खजीना तो मुझे और एक आपका दूसरा खजीना मिल गया। तो मैं हाँ। वैसे बहुत आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। ये आपकी ये पूरी क्या एम्बिशियस ट्रैवल जो है, मैं हमारे इंडिया में मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।